Okay, class. Next topic that we're going to start today is sequential games. अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें होता था कि टू प्लेयर्स साइमल्टेनियसली चूज़ कर रहे थे कि उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा और वो उसी को पिक कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सीक्वेंशियल गेम्स हैं इसमें यह होगा जैसे कि नेम से ही मेंशन हो रहा है सीक्वेंस में आएगा, यानी तरतीब से आएगा। एक प्लेयर फैसला पहले करेगा, दूसरा प्लेयर उसके फैसले के बाद में डिसाइड करेगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। दोनों इकट्ठे फैसला नहीं करेंगे, साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि अगर ए प्लेयर जो है सपोज करें कि उसको पहले चांस मिलता है चूज़ करने का। जो एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि ए प्लेयर जो है वो टॉप और बॉटम में से कोई एक चीज़ चूज़ करेगा और जो प्लेयर बी है वो लेफ़्ट या राइट में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेगा। हमने जो मैट्रिक्स देखा था उसमें ये था कि टू हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम्स आ रहे थे। एक कौन सा था, लेफ़्ट और टॉप, और जो सेकंड था वो था राइट बॉटम। यानी कि अब इसके सामने जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको देख लें। यहाँ पर देखें, जब प्लेयर बी ने लेफ़्ट चूज़ किया तो जो प्लेयर ए है उसने टॉप चूज़ किया, या प्लेयर बी राइट चूज़ करे तो प्लेयर ए उस वक्त क्या चूज़ करेगा, बॉटम चूज़ करेगा। तो हमारे पास टू नैश इक्विलिब्रियम्स हैं, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। लेकिन एक मसला आ जाता है पे ऑफ मैट्रिक्स के साथ कि ये क्लियर पिक्चर जो है वो शो नहीं करता। यहाँ तो हमारे सामने आ रहा है कि टू ऑप्शंस हैं जो बेहतर चॉइसेस हैं या टू नैश इक्विलिब्रियम्स हैं, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। लेकिन एक और तरीका है इस पे ऑफ को देखने का, वो ये है कि इन दोनों में से कोई एक नैश इक्विलिब्रियम है जो दूसरे ऑप्शन से बेहतर है। टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट इन दोनों में से कोई एक नैश इक्विलिब्रियम है जो दूसरे से बेहतर है। वो पे ऑफ मैट्रिक्स से शो नहीं होता, उसके लिए हमें एक एक्सटेंसिव फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं जो ट्री डायग्राम होती है आपकी, ये ठीक है। तो इसको इसी वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो क्लियर पिक्चर शो नहीं करता। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, आप देखते जाएं। एक होता है डिसीजन नोड, यूं करके डॉट सा बना होता है, ठीक है। अब डिसीजन नोड होती है जहाँ से शुरू होता है एक का फैसला कि उसने क्या चूज़ करना है, उसके आगे से ब्रांचेस निकलती हैं। डिसीजन पॉइंट या पॉइंट ऑफ डिसीजन। अब ये नोड जो है इसको ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी प्लेयर फैसला करता है उसने एक पॉइंट पर डिसाइड करना है कि मैंने दो ऑप्शंस में से क्या चूज़ करना है। तो पहले जब हमारे पास होती है नोड होती है, उसके आगे से ब्रांचेस निकलती हैं जो उसके ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा जो प्लेयर ए चूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे से 2 मोर नोड्स बनती हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसीजंस या नोड्स। ये नोड्स किस चीज़ को शो करेंगी कि जो नेक्स्ट प्लेयर है प्लेयर बी, वो अब अपने लिए क्या फैसला करेगा। सपोज प्लेयर ए ने 1 चूज़ किया है तो सेकंड प्लेयर जो है उसके पास भी उसकी दो चॉइसेस होंगी कि वो आगे से अपने लिए अपर पोर्शन चूज़ करता है या लोअर। इसी तरह अगर प्लेयर ए 2 अपने लिए चूज़ करता है तो सेकंड प्लेयर बी है वो अपने लिए दो फैसलों में से कोई एक फैसला करेगा, ठीक है। तो ये 2 डिसीजन नोट्स बनती हैं जिसकी जो शो करती हैं कि जो प्लेयर बी है उसके पास प्लेयर ए के जो चॉइस थी, जो उसने 1 या 2 चूज़ किया था, उसके बेस पर प्लेयर बी 1 के साथ अपनी फर्स्ट और सेकंड चॉइस में से किसी एक को चूज़ करेगा, या प्लेयर ए के जो उसने 2 ब्रांच चूज़ की अपने फैसले की, उसके हिसाब से प्लेयर बी अपने लिए जो 2 ऑप्शन हैं उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब जो आपके पास डायग्राम है ये एग्जैक्टली इसी तरह से बनाई गई है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे स्टैकलबर्ग मॉडल का नेम यूज़ हुआ है। आपके लिए इसका इंट्रोडक्शन समझना काफ़ी है। इसमें क्या होता है कि मार्केट में 2 फर्म्स होती हैं, दोनों पावरफुल होती हैं, और वो क्या करती हैं, एक जो है वो पहले मूव करती है और दूसरी जो है वो उसको फॉलो करती है। एक लीडर होती है, दूसरी फॉलोअर।
हमारे पास जो यहाँ पर टेबल दिया गया है, इसी के जो पे ऑफ्स हैं उसी की बेस पर आगे ये डायग्राम बनाई गई है, एक्सटेंसिव फॉर्म में शो किया गया है। सबसे पहले जो मूव करेगा प्लेयर ए और बी में से वो प्लेयर ए होगा, ठीक है। उसकी डिसीजन नोट बनाई हमने, डिसीजन पॉइंट उसका। आगे से उसकी 2 ब्रांचेस बनती हैं, जो 2 चॉइसेस हैं प्लेयर ए के पास। अब प्लेयर ए जो है वो या टॉप चूज करेगा या वो अपने लिए बॉटम चूज करेगा, ठीक है। अब इस फैसले के बाद प्लेयर बी के पास भी 2 पॉइंट्स ऑफ डिसीजन है, 2 नोड्स हैं। उसने अगर प्लेयर ए ने टॉप चूज किया है तो प्लेयर बी अपना फैसला उसके इस फैसले की बेस पे करेगा, अपने 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करेगा जो कि है लेफ्ट या राइट। इसी तरह अगर प्लेयर ए ने बॉटम चूज कर दिया है, जो नीचे वाली ब्रांच है, तो उस बेस पर प्लेयर बी अपने लिए या तो लेफ्ट चूज करेगा या राइट चूज करेगा, ठीक है। तो उसके आगे से मज़ीद 2 नॉट्स बन जाएंगी। अब देखें सीक्वेंशियल गेम है, पहले एक प्लेयर मूव करेगा, उसके बाद जो सेकंड प्लेयर बी है वो मूव करेगा। फर्स्ट जो डिसीजन ये वाला बन रहा है ये किसका है, प्लेयर ए का, और जो बाद में ये 2 डिसीजंस बन रहे हैं ये हैं प्लेयर बी के। प्लेयर बी कैसे डिसाइड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन दैट प्लेयर ए हैज़ मेड, एंड प्लेयर बी इज अवेयर ऑफ व्हाट प्लेयर ए हैज़ डन, व्हाट प्लेयर ए हैज़ चोजन, एंड दैट्स व्हेन द बी विल डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर इट। अब देखें इसकी तरफ देखें, अगर प्लेयर ए ने टॉप चूज़ किया, ठीक है, ऊपर वाली ब्रांच की तरफ देखें, तो देखें हमारे पास जो बी है उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो लेफ़्ट चूज़ करे उसके टॉप के साथ या वो राइट चूज़ करे। अब देखें लेफ़्ट और राइट दोनों में पे ऑफ क्या है, 1919। 1 किसका पे ऑफ है, 1 है जी ए का, और 9 किसका है, बी का। तो प्लेयर बी जो है वो इनडिफरेंट होता है कि वो लेफ़्ट चूज़ करेगा या राइट चूज़ करेगा, क्योंकि दोनों तरह से उसके लिए सेम है, जो पे ऑफ आ रहा है वो सेम ही रहेगा, वो 9 ही रहेगा, और प्लेयर ए जो है उसके लिए 1 ही रहेगा पे ऑफ, ठीक है। अब देखें अगर प्लेयर बी ए जो है जो प्लेयर ए पहले मूव कर रहा था वो चूज़ करे बॉटम, तो हम इस सीक्वेंशियल डायग्राम जो आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म बन रही है उसमें लोअर जो ब्रांच है जिसमें बॉटम लिखा हुआ है साथ, उस पर आएंगे। ये जो सीधी लाइन है ये क्या है, ब्रांच। अब जनाब उसने ए ने चूज़ कर लिया बॉटम, अब प्लेयर बी फिर सोचेगा कि उसने लेफ़्ट चूज़ करना है या राइट चूज़ करना है, और ये फैसला वो कैसे करेगा, उसको पता है कि प्लेयर ए क्या डिसाइड कर चुका है, प्लेयर ए बॉटम चूज़ कर चुका है। तो अब मैंने इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। वो देखेगा कि उसके प्लेयर ए के बॉटम के साथ अगर मैं लेफ़्ट चूज़ करूँ तो ये पे ऑफ मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या है 0 0, दोनों को 0 मिलेगा। या अगर प्लेयर ए जो कि बॉटम चूज़ कर चुका है तो मेरे लिए क्या बेहतर है कि मैं राइट चूज़ करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला मैट्रिक्स होगा 2 और 1 का। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 किसका है मैट्रिक्स, पे ऑफ 2 है इसका प्लेयर ए का, और जो 1 है ये है प्लेयर बी का, ठीक है। तो बजाय वो 0 को चूज़ करे वो लेफ़्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो 1 की तरफ जाएगा अगर प्लेयर ए बॉटम चूज़ करे। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो अपने लिए कौन सा ऑप्शन पिक करेगा। ए पहले मूव कर रहा है, ए की चॉइस पहले, तो वो टॉप चूज़ करे या बॉटम चूज़ करे। अगर वो टॉप चूज़ करता है तो उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो हर सूरत, अगर वो बी जो है वो लेफ़्ट ले या राइट ले, ए को मिलने वाला रिवॉर्ड 1 ही रहेगा। लेकिन अगर वो चूज़ करे बॉटम, तो इस सूरत में बी जो है, क्या आपके ख्याल में क्या बी कभी इस लेफ़्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करेगा जहां उसको 0 रिवॉर्ड मिल रहा है? नहीं, वो चूज़ करेगा इस नीचे वाले ऑप्शन को जहां 2 और 1 है, क्योंकि उसको 0 लेना पसंद होगा या 1 लेना पसंद होगा। डेफिनेटली वो 1 चूज़ करेगा, वो राइट चूज़ करेगा। तो प्लेयर ए जो है वो फ़ायदे में रहेगा अगर वो बॉटम चूज़ करे और उसका रिवॉर्ड हो 2।
क्योंकि अगर वो टॉप चूज़ करता है तो उसका रिवॉर्ड होता है 1 और उसको पता है कि मेरे फैसला करने के बाद कि मैं बॉटम चूज़ कर रहा हूँ, प्लेयर बी कभी भी लेफ़्ट चूज़ नहीं करेगा, वो हमेशा राइट चूज़ करेगा। तो उसका जो पे ऑफ है वो 1 की बजाय उसको अब 2 मिलेगा। ठीक है, उसी 1 की बजाय 2 मिलेगा। तो उसके लिए जो ऑलरेडी एक बेटर ऑप्शन है वो क्या है, बॉटम, और बी जो है वो लाजमन राइट चूज़ करेगा। अब देखें यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट टू नैश इक्विलिब्रियम्स नहीं है। टू इक्विलिब्रियम दोनों जो हैं वो इक्वली फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि जो बॉटम राइट है वही है जो फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा, which depends on who is moving first in this decision making. As we know that A is moving first, A is making the decision before player B. So A is definitely going to go with the bottom, and he knows that player B will be forced to choose right, because choosing left will be very harmful for him, because zero reward, he will never pick it, he will always go for the right. And when player B will choose right with A's given choice bottom, player A will get reward of 2 instead of getting a reward of 1, which it might have gotten if it chose the top option। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अब ए ने पहले मूव किया तो ए तो फ़ायदे में रह गया, ए के लिए बेनिफिशियल था कि वो उसने पहले चूज़ किया तो उसको ज़्यादा मिल गया। कभी कभी होता है ना कि मम्मा को चीज़ लेकर आती हैं बाज़ार से और बहन भाइयों से पूछती हैं कि आपने क्या लेना है, तो जो पहले चूज़ कर लेता है उसकी चॉइस बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो अच्छी चीज़ कोई और चूज़ कर लेता है, तो आपको उसी चीज़ से ऊपर रहना पड़ता है या चूज़ करना पड़ता है जो पीछे कम अच्छी चीज़ रह गई होती है। तो उसी तरह मार्केट्स में क्या होता है कि जो पहले फ़ैसला कर लेता है वो फ़ायदे में रह जाता है, जो दूसरा बंदा है उसको पहले वाले का फ़ैसला देखते हुए अपने लिए फ़ायदेमंद ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, चाहे फिर जो भी हो। अब वो नीचे क्या बता रहे हैं कि बी क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है। बी जो है उसके पास ये ऑप्शन बचता है कि वो प्लेयर ए को थ्रेट करे कि मैं जो हूँ वो राइट की बजाय मैं लेफ़्ट चूज़ कर लूँगा। ये देखिए, अगर प्लेयर ए जो है वो बॉटम चूज़ करता है तो मैं राइट चूज़ नहीं करूँगा, मैं लेफ़्ट चूज़ कर लूँगा। वो धमकी दे रहा है कि चाहे मेरा नुकसान हो, मुझे ज़ीरो पे ऑफ मिले और तुम्हें भी ज़ीरो पे ऑफ मिलेगा, मैं लेफ़्ट ही चूज़ करूँगा, मैं राइट चूज़ नहीं करूँगा। तो वो डरा रहा है, प्लेयर ए को थ्रेट कर रहा है कि तुम बॉटम चूज़ ना करो, तुम टॉप चूज़ करो। जहाँ पर जो प्लेयर बी है उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, 9 का, और प्लेयर ए को क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, 1 का। तो अब डिपेंड करता है कि उसकी थ्रेड जो है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है। अगर तो वो एक्चुअली कन्विंस कर लेता है प्लेयर ए को कि वो अपनी थ्रेड को कैरी आउट करेगा और वो इम्प्लीमेंट करेगा इस पर, तो प्लेयर ए जो है वो खौफज़दा होकर वो मजबूर होगा इसी जो टॉप का ऑप्शन है उसको चूज़ करने के लिए, जो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर बी प्लेयर जो है उसकी थ्रेट जो है वो वैसे ही हवा में ही है, उसकी कोई रियल हैसियत नहीं है उसकी, और एक दफ़ा जब प्लेयर ए ने एक चॉइस कर दी तो फिर उसके बाद प्लेयर बी मजबूर होगा कि वो 0-0 वाले मैट्रिक्स से जाने के बजाय, लेफ़्ट पे जाने के बजाय वो राइट पर जाए, क्योंकि राइट पर उसको 1 तो मिल रहा है ना रिवॉर्ड, 0 से बेहतर है, तो वो डेफिनेटली राइट चूज़ करेगा और उसकी जो थ्रेट है वो ऐसी हवा में उड़ जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर तो उसकी थ्रेट क्रेडिबल है तो वो ज़ीरो लेना ही पसंद करेगा कि दूसरे का भी नुकसान हो। अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो दूसरों का भी नुकसान हो, बजाय इसके कि वो अपने लिए जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर ले। सारे मसले का हल कैसे होगा कि अगर बी जो है वो मजबूर है कि ए ने फ़ैसला कर लिया है बॉटम का, तो ए को ख़ुद फ़ैसला करना है, तो वीक पड़ जाता है और वो ज़ीरो पे ऑफ वाली चॉइस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की बजाय वो गिव अप कर जाता है, घुटने टेक देता है और वो चूज़ कर लेता है अपने लिए राइट के ऑप्शन को, जहाँ पर उसको 1 पे ऑफ मिल रहा है, क्योंकि ज़ीरो से बेहतर है 1।
तो वो क्या करता है, अगर वो लॉयर हायर कर ले या किसी दूसरे पर्सन को कह दे कि आप मेरा फैसला करें ऑन माई बिहाफ, तो उस वक्त क्या होगा कि प्लेयर ए को पता चल जाएगा कि प्लेयर जो बी है उसने किसी और के सर पर ये फैसला डाल दिया हुआ है, और ये जो उसका लॉयर या इंस्ट्रक्टर है वो डेफिनेटली इस चॉइस को एग्जीक्यूट कर देगा कि अगर मैंने बॉटम चूज़ किया तो वो डेफिनेटली जो है लेफ़्ट पे करेगा, क्योंकि बी खुद फैसला नहीं कर रहा, बी ने फैसले की पावर किसी दूसरे को, इंस्ट्रक्टर को या लॉयर को दे दी है। तो इस सूरत में ए के सामने जो थ्रेट था बॉटम के साथ प्लेयर बी का लेफ़्ट चूज़ करने का 0-0 रिवॉर्ड वाला, वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा, और प्लेयर ए जो है वो उसके लिए रैशनल चॉइस यही होगी कि वो टॉप चूज़ करे बजाय इसके कि बॉटम को चूज़ करे, क्योंकि उसका रिवॉर्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो अब वो बेहतर उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो ज़ीरो के बजाय जो 1 रिवॉर्ड मिल रहा है उसको चूज़ करे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इसकी चॉइस जो है वो बेहतर होती है, या जो प्लेयर बी की जो थ्रेट थी वो किस हद तक इफ़ेक्टिव होती है। तो इसी एंड लाइन देखें, इन दिस केस बी हैज़ डन बेटर फॉर हिमसेल्फ बाय लिमिटिंग हिज चॉइसेस। तो आपका अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका आ रहा टॉपिक अ गेम ऑफ एंट्री डिटरेंस। अब इसको हम डिस्कस करते हैं।